हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव भारतीय संविधान व राज व्यवस्था की टेस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला टेस्ट जो हमने लिया था, जो पिछले रविवार हमारा टेस्ट हुआ था, उसके अंतर्गत ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया था और मैंने साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी दिए थे क्वेश्चन और उनके आंसर भी एक्सप्लेन किए थे। साथ में जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ मैं लाइव चैट से जुड़ा रहा था और साथ साथ मैं उनके आंसर दे रहा था। आज हम बात करेंगे संविधान के दूसरे टेस्ट के ऊपर, अर्थात आज आपसे क्विज जो हो रही है ये टेस्ट सीरीज़ दूसरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इंडियन एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है इससे जुड़े, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं अभी संविधान के क्वेश्चन हैं। आगे ये हम सभी विषयों के जितने भी टेस्ट सीरीज़ अरेंज करेंगे आपके सामने, जिसमें कल्चर होगा, राजस्थान का कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है या कोई भी और अपने इंडियन जियोग्राफी है, इस प्रकार के सभी टेस्ट डाले जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से बनाए हुए हैं और आपकी परीक्षा के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत कहते हैं उत्तम स्थान रखते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेस्ट में लाइव आइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइव चैट के जरिए आप आंसर दीजिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यांकन करेंगे कि कौन से स्टूडेंट है कितने आंसर सही दे रहे हैं और कितने गलत दे रहे हैं। ठीक है, तो पिछले टेस्ट की जैसे अगर मैं बात करता हूं तो पिछले टेस्ट में स्टूडेंट ने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60% ही उत्तर दे पाए थे, मतलब 50-60% आंसर सही हो पाए थे। और स्टूडेंट्स ने बात मुझे कमेंट्स में कही थी, सर बहुत क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज कोशिश करना कि ऐसा ना हो, और जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि आप बुक्स वगैरह साथ में ना रखें, नहीं तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आज वाला टेस्ट हम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था केबीसी में जैसे होता ना आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसी प्रकार आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, सबसे पहले वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय संविधान व राज व्यवस्था क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य, यहाँ पर शब्द है मूल कर्तव्य। तो पहले तो मैंने बताया था ना, आप क्वेश्चन को पढ़ें, साथ साथ आप आंसर दे दीजिए। मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, अभी उत्तर मैं खुद बताऊंगा। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, लैंग्वेज ढंग से पढ़े, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब मैंने टेस्ट सीरीज में, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में दिए थे तो बच्चे अक्सर क्लास में गलतियां करते थे। स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि सर ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो अब देखो, सबसे पहले तो इसमें शब्द पूछा है उसने मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य को अंडरलाइन कर लीजिए। आपका पहला ड्यूटी बनती है कि आप इस शब्द को अंडरलाइन करें, ये मूल और नीचे क्या है कर्तव्य, तो ये मूल कर्तव्य को अंडरलाइन करें। तो 10 मूल कर्तव्य है कब किस संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो बेसिकली बात उसके अंदर आपको बता देता हूं। पहले ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से 4 आपके सामने ऑप्शन है, आप उत्तर दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, इसका उत्तर ए, बी, सी या डी इनमें से क्या आएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। 24वां संशोधन, 42वां, 44वां या इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 10 मूल कर्तव्य, तो जो अपने मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य थे ही नहीं। तभी उसने क्वेश्चन किया है कि कौन से संविधान संशोधन में हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए, और जब जोड़े गए थे तब कितने इनकी संख्या थी 10, जबकि वर्तमान में कितनी है 11 मूल कर्तव्य है। तो अपना जो इसका सही उत्तर जो है ना तो 24वां है ना 44वां है, इसका उत्तर सही आएगा ऑप्शन बी कहता है 42वां संविधान संशोधन। तो आपका उत्तर सही क्या आएगा, बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आप ध्यान रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, समिति कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके सचिव थे AR अंतुले, इसके सचिव थे। तो याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान के अंतर्गत क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य। और जब ये जोड़े गए तो इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। और बाद में 11वां मूल कर्तव्य हमारा 2002 में जोड़ा गया। 86 में संविधान संशोधन 2002, जो कि शिक्षा का मूल अधिकार, आर्टिकल कौन सा है कमेंट्स में बताइए, शिक्षा का मूल अधिकार। शिक्षा का मूल अधिकार कोई बता सकता है कि कौन से आर्टिकल में है, कौन सा मौलिक अधिकार है, आप कमेंट्स में बताइए।
वेट करता हूं मैं, सिर्फ 5 सेकंड दूंगा आपको इसके लिए। क्या बताइए कि शिक्षा का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद कौन सा है? 21 क। ये आपका मौलिक अधिकार है जो कि मूल कर्तव्य के रूप में कौन से संशोधन में जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002, जिसमें अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिलवाए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने मेरा वीडियो आर्टिकल 21 जो है वो पेश हो चुका है, 21 क भी। तो आपसे एक प्रश्न और करता हूं, इसी टेस्ट सीरीज के बीच में क्वेश्चन और करता हूं मैं आपसे कि जो शिक्षा का मूल अधिकार था, खासकर ये क्वेश्चन पटवारी और आरएएस वालों से है कि शिक्षा का मूल अधिकार था वो किस वाद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो आपको वाद बताना है, कौन सा वाद था। मैं केवल आपको 10 से 12 सेकंड दूंगा इसके लिए कि आपको वाद बताना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को याद है तो आपको अगर वाद ध्यान हो कि आर्टिकल 21 का जो शिक्षा का मूल अधिकार था वो वाद कौन सा था, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बताइए, 10 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा। इससे पता चलेगा आपने आर्टिकल 21 उसको पढ़ा है सही से या नहीं पढ़ा। देखिए मामला था, आपको बता देता हूं, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद, जिसके अंतर्गत आपको बता दूं शिक्षा का अधिकार जो था मूल अधिकार घोषित किया गया और उसको 21 क में स्थान दिया गया था। यदि अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, उत्तर है 42वां संशोधन। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दूसरा क्वेश्चन प्लीज। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर वही बात, महाराणा प्रताप का हाथी या घोड़ा। आपको ये शब्द पिछली बार रीट में क्वेश्चन आया था, हमें गलती नहीं करनी है। पहली बात तो इस क्वेश्चन में नहीं शब्द को अंडरलाइन कीजिए। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो है और 1 नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नहीं तो मैंने बताया था ना, ये जो नहीं है या है ये घरा के दिखता है, वहाँ तो आप फिर वही है ऑफलाइन अपने टेस्ट होते हैं, गोला एक बार भर दिया तो वो नीला हो ही गया। उसके बाद उसको फिर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इरेजर से उसको साफ करते हैं, ब्लेड से साफ करने लग जाते हैं, वाइटनर कर देते हैं, उसका कोई हल नहीं होता। तो आप कोशिश ये करें कि पहले क्वेश्चन पेपर पे हल्का हल्का टिक लगा ले। ठीक है, तो नहीं को अंडरलाइन किया। आपका ऑप्शन है राष्ट्रगान का आदर करें, क्या ये हमारा मौलिक कर्तव्य है या नहीं। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, क्या ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं। तीसरा कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करें, क्या ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं। और चौथा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, क्या ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं। इसमें से 3 हमारे मूल कर्तव्य है, जबकि 1 हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। उत्तर आप बताइए। हिंट मैं दे देता हूं कि वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो वो कौन सा आएगा? 10 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं इसके लिए। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए, फास्ट इसका उत्तर दीजिए। देखिए, राष्ट्रगान का आदर करें। अब हम उत्तर की बात करते हैं, राष्ट्रगान का आदर करें, तो ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हम राष्ट्रगान का आदर करें, हमारे नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें, राष्ट्रीय ध्वज का भी हम रिस्पेक्ट करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये भी हमारा मूल कर्तव्य बनता है आर्टिकल 51 क में कि हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण भी हमारा मूल कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये हमारा नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के अंतर्गत आता है ये वाली टर्म। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है उत्तर क्या होगा, इसका सी उत्तर होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 प्लीज। राष्ट्रपति पर महाभियोग पेश करने के लिए कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक बात लिखी होती है। तो ये बात हमारे परीक्षा में भी आती है कि आपने शब्द पढ़ लिया, स्टूडेंट ने राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उत्तर भर दिया महाभियोग जैसा जो उनको उचित लगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1/3 1/3 सदस्यों द्वारा, दूसरा कहता है 1/4 सदस्यों द्वारा, तीसरा कहता है 2/3 सदस्यों द्वारा, तीसरा कहता है 3/4 सदस्यों द्वारा। पहला वो कह रहा है 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा 2/3 और 3/4। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने के लिए, पेश करने के लिए कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, अब पहली बात आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए। साथ में मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। तो इसमें से कितने सदस्यों द्वारा शुरू होना चाहिए, कोशिश कीजिए। 10 सेकंड देता हूं आपको इसके लिए।
1/3, 1/4, 2/3 या 3/4। देखिए अब अगर जिक्र करते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में स्टूडेंट क्या करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब कंप्लीट होता है, जब दोनों सदनों में अपना 2/3 अर्थात विशेष बहुमत आ जाए। दोनों सदनों में, ये देखो, दोनों सदनों में विशेष बहुमत आते ही महाभियोग उस पर लगा दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, महाभियोग को देखते ही क्या भर देंगे, 2/3, जबकि ये भरते ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सावधानी हटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। नजर क्वेश्चन पे होनी चाहिए। वो पूछ रहा है कि महाभियोग को शुरू करने के लिए, तो शुरू करना, शुरू कितने सदस्यों द्वारा होता है, 1/4 सदस्यों द्वारा। अर्थात किसी भी सदन, चाहे तो लोकसभा से शुरू करो तो भी 1/4, राज्यसभा से शुरू करो तो भी 1/4, 1/4 सदस्यों द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। और उसके बाद जब शुरू हो जाएगा तब दोनों सदनों में कितना बहुमत चाहिए, 2/3 द्वारा हटाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1/4 सदस्यों द्वारा। तो इसका ये सही उत्तर क्या आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, 1/4 सदस्यों द्वारा शुरू करना आवश्यक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन 4 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में संसद में राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत शानदार प्रश्न। फिर एक बार, लोकसभा राज्यसभा का परफॉर्मा जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि उसमें कितने सदस्य अधिकतम है, कितने वर्तमान है। पहली बात अधिकतम, दूसरा वर्तमान, फिर उसमें से कितने राज्यों से आते हैं और कितने केंद्र शासित से, अधिकतम व वर्तमान। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि वो परफॉर्मा आपके तैयार है तो आप ऑप्शन गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन देता है 2, 3, 4 व 7। आपको बताना है, 10 सेकंड दे रहा हूं। प्रश्न वैसे आसान है अगर जिसने पढ़ा हुआ है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपको पता है कि अपने अब तो 9 केंद्र शासित हो गए हैं, लेकिन यहां पर चर्चा इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं 7 केंद्र शासित की बात कर रहा हूं, जो कि आपके राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं, जो कि एक वर्तमान राज्यसभा चल रही है, उसके अंदर 7 केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व चल रहा है, उसके हिसाब से मैंने प्रश्न किया। आपको बता देता हूं कि यहाँ पर वर्तमान का अर्थ आपको बता देता हूं कि उससे मतलब नहीं है जो अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश हो रखे हैं। भाई जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 नए बन गए, दमन दीव दादर नगर हवेली 1 हो गए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं। हाँ जी, आपने उत्तर, काफी जनों ने दे दिया उत्तर। ठीक है, तो आपने अच्छा प्रयास किया है। देखिए इसकी बात करें तो इसका उत्तर आएगा सी, 4। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, सी, 4। 4 में ऐसे है कि आपको याद रखना पड़ेगा, केवल 2 केंद्र शासित ऐसे हैं, दिल्ली व पुदुचेरी, जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है और किसी में प्रतिनिधित्व नहीं है। दिल्ली से आपके 3 सदस्य हैं और पुदुचेरी से कितने हैं, 1। तो आपके टोटल राज्यसभा में केवल 2 ही केंद्र शासित है, तो 3 और 1 4 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 7 या 10। तो आपका यूनियन टेरिटरी जो आपका दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा भी आपको पता है, जहां पर हाल ही में जो अभी चुनाव हुए थे आम आदमी पार्टी के थोड़े समय पहले, तो पूर्ण बहुमत से वहां पर आम आदमी पार्टी जीती थी। तो दिल्ली के अंदर विधानसभा भी है और दिल्ली लोकसभा क्षेत्र भी है और राज्यसभा तो अभी मैंने आपको बता ही दिया 3 सीटें हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं। अब ये क्वेश्चन आज आपके रीट की परीक्षा है या पटवारी की परीक्षा है, इस तरह के कांस्टेबल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर आपको मेन जगहों की सीटें तो पता होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन में 3, 5, 7 या 10 आपको आंसर देना है कि वहां से कितने लोकसभा सदस्य जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको 5 सेकंड दे रहा हूं इसका मैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। कोशिश कीजिएगा कि देख के मत बताना, अगर प्रीवियस नॉलेज पे आप बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, कि भले ही आपने यहाँ पर आपको नहीं आता तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, कोशिश है देख के मत बताना। तो देखिए इसका सही उत्तर आएगा 7। इसका सही उत्तर क्या है, C, 7। क्योंकि आपको बता देता हूँ ये जो 7 सदस्य हैं,
जब वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो ये सातों की सातों सीटों पर बीजेपी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी है जो उनके एमपी जीते थे, तो 7 सीटें हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि वर्तमान के सातों सीटें किसकी है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, ठीक है। तो लेकिन वहां पर विधानसभा में जो सरकार है वो किसकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आप याद रखेंगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि हमारे अभी तक ऐसे 2 केंद्र शासित थे, अब 3 हो जाएंगे जिनमें विधानसभा होगी। दिल्ली और पुदुचेरी तो विधानसभा थी ही थी, तीसरा अपना जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित आएगा, वहां पर विधानसभा गठित मानी जाएगी। तो आप याद रखेंगे दिल्ली में। अब देखो 2 क्वेश्चन अपने सामने आए, एक में आपको पता चल गया कि दिल्ली में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, राज्यसभा से कितनी सीटें हैं 3, और लोकसभा से कितनी सीटें हैं अपनी 7, तो 7 और 3 कितनी होगी 10। तो आपका क्वेश्चन सीधा बनता है कि दिल्ली से 10 सदस्य संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10 सदस्य, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। ऑफलाइन परीक्षा में मैंने खासकर ऑफलाइन टेस्ट में देखा है कि बच्चों से गलत भरा जाता है कि राजस्थान राज्य से संसद में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन आपका 10, 15, 25 और 35। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर उसके बाद मैं कंफ्यूजन बताता हूं क्या कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट को, कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। आंसर दीजिए इसका, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं 10, 15, 25 या 35। देखिए प्रश्न वैसे बहुत आसान है, रीट के परीक्षा के लेवल का है, पटवारी कांस्टेबल परीक्षा के लेवल का है, लेकिन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे कि क्या मिस्टेक करते हैं। देखिए अब मैं इसका उत्तर बताता हूं, इसका उत्तर आएगा 35। इसका उत्तर 35 है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये पूरा भी मैं आपको 10, 15, 25 और 35 एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने जो राजस्थान से है पहला शब्द क्या आ रहा है, संसद, तो स्टूडेंट इस संसद को लोकसभा समझ लेते हैं। लोकसभा में हमारी सीटें हैं 25 राजस्थान में, राज्यसभा में हमारी सीटें 10। हाल ही में 3 सीटों पर चुनाव हुआ है राज्यसभा में, याद रखना, ठीक है। तो 10 सीटें जो अपनी राज्यसभा में है, 25 सीटें कहाँ हैं, अपनी लोकसभा के अंतर्गत है। तो 25 और 10 35 होगी, क्योंकि शब्द क्या आ रहा है, संसद, और संसद के दोनों अंग है, लोकसभा है राज्यसभा, इसके दोनों अंग है और दोनों सदन है। तो इसने यही तो पूछा है संसद। स्टूडेंट क्या करते हैं 25 भर देते हैं इसमें उत्तर, कि राजस्थान में संसद देखते हैं 25, वो समझते हैं लोकसभा की बात हो रही है। यहाँ पर लोकसभा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है संसद की। इसीलिए आपका ऑप्शन जो डी आएगा, इसके अंतर्गत 35 सदस्य जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, लीजिए अप्लाइड क्वेश्चन आ गया है। आज का पहला अप्लाइड क्वेश्चन दे रहा है कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होकर राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा, अब पूछ रहा है कि राज्यसभा के क्या अधिकार हैं। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा और सोच के उत्तर दीजिएगा, पिछले टेस्ट की तरह ना हो कि क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कर रहे थे, पहले उत्तर दे दिया डी, फिर काट के नहीं बी है, कई स्टूडेंट कह रहे ए, फिर उसको काट के कर दिया सी। तो उसमें स्टूडेंट क्या है कि कई ऐसे भी कह रहे थे कि हाँ जी सर ये स्टूडेंट है ना, ये अपने आंसर बदल रहा है। तो वहाँ पर मैं इस तरह के ऑनलाइन आपकी निगरानी नहीं रखूँगा। मैं तो क्वेश्चन ये देखता हूँ कि कोशिश ये करता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स ने जल्दी उत्तर देने का प्रयास किया है। और पिछली बार कुछ स्टूडेंट थे वो फिल्मी कमेंट भी कर रहे थे, बड़े उनको गदर फिल्म याद आ रही थी इस टेस्ट के बीच में, सनी देओल वाली। तो आपको ध्यान देना होगा। ऑप्शन 1 कहता है कि इस प्रकार के विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार करती है, पूछा है ना इसने, तो राज्यसभा, क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लीजिए राज्यसभा को कि भाई ये तो राज्यसभा ये क्या करती है, ये करती है कि इस प्रकार के, अर्थात पहली बात आपको 2 चीजें अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरलाइन करेंगे धन विधेयक को, दूसरा हम अंडरलाइन करेंगे राज्यसभा को। इन 2 चीजों को हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, धन विधेयक को और राज्यसभा को अंडरलाइन करते हैं। ये कह रहा है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और उसके बाद वो कहां भेजा जाता है, राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या एक्शन लेगी, राज्यसभा कहती है कि इस प्रकार के विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। दूसरा कहता है कि इस प्रकार के विधेयक को 6 सप्ताह तक रोक सकती है। तीसरा कहता है इस प्रकार के विधेयक को साधारणतः 6 माह तक विचार के लिए रोक सकती है। और चौथा कहता है इस प्रकार के विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तथ्य जो है सही बता रहा है कि राज्यसभा की क्या शक्ति है इन चारों में से। तो आपके मैं 10 सेकंड देता हूं आपको, क्योंकि काफी देर इस क्वेश्चन पे चर्चा हो चुकी है, आप उत्तर दे भी रहे होंगे इसके। हाँ जी दीजिए, आंसर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ए बी सी या डी।
अब देखिए, आप चर्चा करते हैं हम कि इसका उत्तर क्या होगा। ये कहता है कि ऑप्शन ए, इस प्रकार के विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साधारण विधेयक, या अपने बात करते हैं धन विधेयक की, जो बात हो रही है धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 108 का एक विधेयक है। अब ये देखो क्या कहता है कि नंबर एक बात कह रहा है कि इस प्रकार के विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। तो आपको बता देता हूं, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए पहला ये चीज क्या है, गलत है। दूसरा कहता है इस प्रकार के विधेयक को 6 सप्ताह तक रोक सकती है। ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है 6 सप्ताह वाला, तो ये भी क्या है, गलत है। तीसरा कहती है कि ये इस प्रकार के विधेयक को साधारणतः 6 माह तक विचार कर के लिए रोक सकती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती धन विधेयक के साथ, क्योंकि धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। चौथा कहता है कि इस विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। ये चौथा ऑप्शन आएगा इसका। चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये कह रहा है चौथा ऑप्शन कि इस प्रकार के विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, अर्थात धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद अगर वो मान लीजिए सजेशन दे लोकसभा को, लोकसभा की इच्छा है कि वो उसको माने या ना माने, अगर 14 दिन तक वो साइन नहीं करेंगे तो उसको साइन माना जाएगा, हस्ताक्षरित माना जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या, उत्तर क्या आएगा, डी ऑप्शन। जिसने भी डी ऑप्शन उत्तर भरा है वो सही भरा है। तो आप याद रखें कि 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में सामने आया है, बहुत बार आया है। कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन लेता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा कहता है राज्यसभा का उपसभापति, जो कि कौन होता है, राज्यसभा का उपसभापति। सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यहाँ पर शब्द है उपसभापति। तीसरा कहता है राष्ट्रपति और चौथा कहता है भारत का वित्त मंत्री। तो कोई भी विधेयक, देखो एक होता है साधारण विधेयक, ये कहते हैं जनरल बिल जो होता है, एक होता है वित्त धन विधेयक जिसको कहते हैं मनी बिल, एक होता है वित्त विधेयक जिसे कहते हैं फाइनेंस बिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई विधेयक जब आया संसद में तो वो धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा। देखिए धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया के यहाँ पर मैं बात करूंगा अभी, वो आप उत्तर दीजिए। आपको मैं दे रहा हूँ 15 सेकंड दे रहा हूँ इसके अंतर्गत। 15 सेकंड में आप मेरे को आंसर दीजिए कि इस बात का निर्णय कौन करेगा, ए, बी, सी या डी। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, राष्ट्रपति या भारत का वित्त मंत्री, इसका फैसला कौन करेगा। देखिए अगर बात करते हैं इसके आंसर की तो आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 109 की, तो 109 में लिखा है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया नंबर 1 बात कहती है कि जब भी कोई धन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाएगा। नंबर बात, पूर्व स्वीकृति किसकी चाहिए, राष्ट्रपति। दूसरी बात वो कहता है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि करेगा लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात जिसे हम कहते हैं स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका आर्टिकल 109 में ये बात लिखी हुई है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष। जिन्होंने उत्तर ए किया है बिल्कुल सही दिया उन्होंने उत्तर कि लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर बनेगा। ये बात आर्टिकल 109 के अंतर्गत लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है कि प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष, सामयिक कुछ समय के लिए बनाया गया जो अध्यक्ष होता है, तकरीबन 24 घंटे के लिए बनाया जाता है उसको, ठीक है। 24 घंटे नहीं तो उसका मतलब यही है कि जब अध्यक्ष का चुनाव जो हो जाता है तो उसका पद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है इसके 2 काम होते हैं। इसका काम ये होता है, एक तो जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, सेकेंडली जो नई लोकसभा गठन हुआ है उसको शपथ दिलाएगा। दूसरा जो है इसके अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष जो है अर्थात स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है स्पीकर का चुनाव करना। ये 2 काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। तो इसको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या वो शपथ ग्रहण नहीं करता। चौथा ऑप्शन थोड़ा यूनिक है, ध्यान रखेंगे, वह शपथ ग्रहण नहीं करता। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आप आंसर दीजिए। आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूं। देखिए आप में से स्टूडेंट्स ने प्रयास किया है इसका आंसर देने के लिए। आपको बता देता हूं इसका सही उत्तर जो आएगा वो आएगा राष्ट्रपति।
अब आपको कई स्टूडेंट होंगे वो ये सोचेंगे सर प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष क्यों नहीं आए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी नई लोकसभा गठित होती है, ध्यान से देखना बोर्ड पे, 545 सदस्य आपके वर्तमान लोकसभा के हैं, जिसमें 543 जो है वो निर्वाचित होते हैं, इलेक्ट होते हैं। 2 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, आंग्ल भारतीय, जो कि अगले रिजर्वेशन में जो अपने आंग्ल भारतीयों का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अभी हाल ही में 126वां संशोधन विधेयक आया, जिसमें मतलब जो आरक्षण बढ़ाते हैं ना लोकसभा में SC ST का, उसमें आंग्ल भारतीयों को आरक्षण नहीं दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए आप, क्वेश्चन 9 पे। मैं आपको बता रहा हूँ 543 जो निर्वाचित हैं, जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें से एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुनता है। तो उसको नियुक्ति किसने दी, राष्ट्रपति ने, और शपथ भी उसने किसके सामने ली, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ली है। और इस प्रोटेम स्पीकर के 2 काम है कि इन 543 में से एक तो अध्यक्ष का चुनाव करे, अर्थात स्पीकर का चुनाव करे, दूसरा इन 543 सदस्यों को क्या दिलाए, शपथ दिलाए। और जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए उत्तर इसका ए बनता है, राष्ट्रपति, क्योंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की दी है और शपथ भी इसने किसके सामने ली है, राष्ट्रपति के सामने। तो आप ऑप्शन डी नहीं भरेंगे कि वह शपथ नहीं लेता, ऑप्शन ए आएगा, इसका उत्तर है राष्ट्रपति, वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष भी आ गए। लोकसभा अध्यक्ष जो है, पहले तो कमेंट कीजिए, लोकसभा अध्यक्ष, इनकी शपथ की बात हो रही है, पहले तो ये बताइए लोकसभा अध्यक्ष, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, कमेंट्स करना कि वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जो व्यक्ति है, जो मतलब स्पीकर के पद पे व्यक्ति हैं, वो किस राज्य से निर्वाचित हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन कमेंट्स कीजिए। इसके पहले मेरा जो क्वेश्चन है कि वर्तमान जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो भी अपने अध्यक्ष बने हुए हैं, वो किस राज्य से निर्वाचित लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट्स करना है कौन से राज्य से हैं वो। हाँ जी, कमेंट्स आ गए हैं काफ़ी। देखिए, एक्चुअल में जो वर्तमान लोकसभा जो अपने अध्यक्ष हैं, ओम बिरला हैं, जो सांसद वो कहाँ से हैं, कोटा से, राजस्थान से। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो वर्तमान लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो अपने राजस्थान से हैं। अब ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके सामने शपथ लेता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री और डी वह शपथ ग्रहण नहीं करता। तो आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ इसके लिए, मैं आंसर के लिए। 4 आपके सामने ऑप्शन है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और वह शपथ ग्रहण नहीं करता। ये चारों में से आप आंसर बताइए। आपको 15 सेकंड दे रहा हूं मैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। पिछली बार बहुत गलतियां की थी जल्दबाजी में, पिछले टेस्ट में आपने। देखिए, इसका उत्तर जो बनेगा मैं आपको बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट बढ़ेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा मैंने आपको बताया था सामयिक प्रोटेम स्पीकर जो था वो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, तो इसलिए समझ लेते हैं कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, इसलिए गलत भर देंगे। दूसरा, कुछ भरेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष, क्योंकि उपाध्यक्ष है जो वो सोच लेंगे अध्यक्ष के सामने शपथ लेगा, इसलिए अध्यक्ष किसके सामने, उपाध्यक्ष। और कुछ भर देंगे प्रधानमंत्री। लेकिन एक्चुअल में कि वह अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता, इसका ऑप्शन डी आएगा, वह अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता। क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया, लोकसभा के 543 जो निर्वाचित सदस्य हैं, जब प्रोटेम स्पीकर इनमें से पहले तो इनको शपथ दिला देता है, सदस्य के रूप में क्या ले लेते हैं, शपथ, और जब फिर इसमें से एक को स्पीकर चुना जाता है तो वो ऑलरेडी सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, उसे दोबारा पद पर शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपने जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वह किसी के समक्ष शपथ नहीं लेता, अर्थात वह सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेता। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही डी बनेगा, डी, वह शपथ ग्रहण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन प्लीज। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने से पूर्व राज्यसभा के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि महाभियोग जो है राज्यसभा से शुरू हुआ है तो, स्पेशली लिखा है यदि महाभियोग कहाँ से शुरू होता है, राज्यसभा से। अब देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा था वो तो आपको पता चल गया, 1/4 सदस्य है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है 1/3 सदस्य है, कम से कम 50 सदस्य हैं, 2/3 सदस्य हैं, या कम से कम 100 सदस्य हैं। तो ऑप्शन आपको बता देता हूँ, साधारण प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर दें फास्ट। मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ इसके लिए। 1/3, 50 सदस्य है, 2/3 या कम से कम 100 सदस्य है।
देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर की बात करते हैं, इसमें एक बात लिखी है, देखो ब्रैकेट में स्पेशली लिखी है, यदि महाभियोग कहाँ से शुरू होता है, राज्यसभा से शुरू होता है। तो अगर ये बात ना लिखी होती तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि अगर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग हमें चलाना है, महाभियोग मतलब उसको पद से हटाने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी है, अगर ये काम हम लोकसभा से करते हैं तो हमें 100 सदस्य चाहिए, राज्यसभा से करते हैं तो 50 सदस्य शुरू करने के लिए, और जब शुरू हो जाएगा तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के बाद हटा ही देंगे, वो तो आगे सेम प्रोसेस है। तो इसका सही उत्तर राज्यसभा से कितने हैं, 50 सदस्य। तो ऑप्शन इसका बी बनता है, कम से कम 50 सदस्य। तो आपको 50 सदस्य होने जरूरी है किसी भी महाभियोग अगर न्यायाधीश पर चलाना है राज्यसभा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। साधारण सा प्रश्न लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न। ये कहता है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है। नंबर 1 राज्यसभा उपसभापति को, दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर जो देश का होम मिनिस्टर है उसको, तीसरा कहता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से किसी को भी वो अपना त्याग पत्र नहीं देता। आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कोई गलती नहीं चाहिए मुझे इसमें, कि राज्यसभा का जो सभापति है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है। 15 सेकंड। देखिए अब इसके उत्तर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको टर्म क्लियर हो गई, राज्यसभा का सभापति, देखो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति वो पदेन सभापति, परमानेंट सभापति, अर्थात जिस दिन जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बना उसी दिन से ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, चेयरमैन ही संभालेगा वो। और वो फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका उत्तर भर देंगे कि वो जैसा होता है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, तो वो सोचेंगे कि राज्यसभा सभापति किसको त्याग पत्र देगा, उपसभापति को, तो वो गलती कर देंगे, क्योंकि ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। तो सही उत्तर इसका क्या बनेगा, सी आंसर आएगा इसका, राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका उत्तर क्या आएगा, सी, राष्ट्रपति। भाई वो बात कर रहा है उपराष्ट्रपति की, और इसका सही उत्तर बनेगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन प्लीज, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आगामी परीक्षाएं जितनी भी है, आरएएस, पटवारी, कांस्टेबल, रीट, कोई भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र। हाल ही में मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में भी आ चुका है, इस तरह का कोई क्वेश्चन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 24वां संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। 4 आपके सामने, उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी उत्तर दो, उत्तर दीजिए भाई जल्दी इसका, फिर अपने चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हाँ जी, काफी जनों ने उत्तर दिया है, इसका आंसर दिया है 42वां, 44वां, 24वां या 61वां। देखो इसका सही उत्तर पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसका सही उत्तर है बी, ये बी आंसर है, 44वां संविधान संशोधन जो था। अब ये देखिए आर्टिकल 352 जो था, क्वेश्चन पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन अभी छुपा नहीं है। आर्टिकल 352 के अंदर लिखा है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये इमरजेंसी 2 कारणों से लगती थी, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण तो ये था इसके अंतर्गत कि आपके युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए, दूसरा आपके देश में आंतरिक अशांति हो जाए। अब देखिए पहला जो अपना 1962 में जो अपना आपातकाल लगा था चीन युद्ध के समय, दूसरा अपना लगा था पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में, तो वो दोनों युद्ध होने पर लगे थे। तीसरी इमरजेंसी जो थी 1975 25 जून, जो कि अभी तारीख गई है 25 जून जो थी इमरजेंसी, बहुत ही गर्मी का दिन था, और क्या है कि
अब ये 25 जून का दिन आप देखिए बहुत गर्मी का दिन था और इसी दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया था। किसी को बिना बताए आंतरिक अशांति लगा दी एक तरह से। देश में क्या हो गया, आंतरिक अशांति लगा दी गई और बोले कि भाई आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल हो गया है। अब वो आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल तो लगा दिया इन्होंने, लेकिन वो आधार किसी को बताया नहीं था। और इस समय क्या था कि आपके आर्टिकल 20 व 21 भी निलंबित हो जाता, सबकी गिरफ्तारियां हो गई थी। जितने भी नेता विद्रोह कर रहे थे, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई थी। तो इस चीज को बदलने के लिए ये शब्द को उन्होंने कहा कि भविष्य में तो आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल कोई भी लगा सकता है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था नागरिकता संशोधन के ऊपर, तो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई आंतरिक अशांति होगी देश के अंदर। तो इस आधार पे तो आप कोई भी छोटी सी घटना पे आपातकाल लगा सकते हो। तब जब इंदिरा गांधी की सरकार हारी थी, आपको बता देता हूं 1977 में जनता पार्टी सरकार बनती है और जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। उन्होंने क्या किया था कि दो अच्छे काम किए। पहली बात तो ये आंतरिक अशांति शब्द को हटा के बोला कि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। इस शब्द को हटा दिया। तो आपका उत्तर बनता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये काम हुए थे। 42वां करवाया था इंदिरा गांधी ने, 44वां किसने कराया था, मोरारजी देसाई ने। उन्होंने बोला था पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट जो अपना है उसकी लिखित सलाह पर यह आपातकाल लगाया जाएगा। तो आपको ये उत्तर ध्यान रखना पड़ेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया था, शब्द 352 में कौन सा जोड़ा गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 14वां क्वेश्चन। एक बार फिर अप्लाइड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना और आंसर देना। अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है कि साधारण विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सा या कौन से तथ्य सही हैं। पहला काम तो ये कीजिए, ये सही को अंडरलाइन कीजिए। इस शब्द को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन, कि सही है। ये पूछ रहा है कौन सा शब्द तथ्य सही है। तथ्य नंबर 1, साधारण विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। तथ्य नंबर 2, यह विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तथ्य नंबर 3, यह विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तथ्य नंबर 4, इस प्रकार के विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है। और तथ्य नंबर 5, इस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। अब आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, केवल 1, 2 व 4, 1 व 5, 2, 4 व 5। तो आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन से सही है। आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। आपके सामने 15 सेकंड है। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए। देखिए, पहला तथ्य क्या कहता है कि साधारण विधेयक का जो है उल्लेख अनुच्छेद 107 में है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है यह विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साधारण विधेयक चाहे तो लोकसभा में पेश कर लो चाहे राज्यसभा में। तीसरा कहता है इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, गलत है ये बात। साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, जो कि भारत में 3 बार हो चुका है। एक बार बैंकिंग अधिनियम पे, एक बार दहेज प्रथा पे और एक बार आतंकवाद अधिनियम पर। चौथा कहता है इस प्रकार के विधेयक को केवल राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, ये बात भी गलत है क्योंकि ये कंडीशन लगती है धन विधेयक में। और पांचवा कहता है इस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति चाहे तो इस पर पॉकेट वीटो प्रयोग कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसमें केवल 1 नंबर तथ्य सही है, इसलिए आपका ऑप्शन बनता है ए, केवल 1। तो इसमें केवल 1 सही है, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चन था, आपको सारी कंडीशनें पता होगी तभी आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक रह सकता है। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2015 के अंदर ये प्रश्न आया था, फर्स्ट पेपर जीके के पेपर में, कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, पहली बात तो ये कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, कमेंट्स करके बताइए कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है। 352, ठीक है, 356 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या कोई समय सीमा नहीं। तो आपको बता देता हूं, आपने क्वेश्चन आंसर दीजिए, 15 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं। 4 ऑप्शन है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या कोई समय सीमा नहीं।
तो देखिए आपने क्वेश्चन प्रयास किया है, ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में। इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष तक। यदि हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा 3 वर्ष, क्योंकि किसी भी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष से ज़्यादा वो नहीं हो सकता उसके अधिकतम। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल बात करें तो वो असीमित समय तक लग सकता है। तो आज की जो हमारी टेस्ट नंबर 2 की जो प्रश्नोत्तरी थी भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था की, ये आपके सामने मैंने पूछी है। काफ़ी क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको, पहली बात तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको हमारे जो प्रश्नोत्तरी जो मैंने पेश की है वो उसका लेवल कैसा लगा, क्योंकि ये प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए हैं, बहुत अच्छे स्तर के बनाने का प्रयास किया है। दूसरा यही है कि जितने आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव आकर चैट में आते हैं तो उतने ही ज़्यादा हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। हिस्ट्री के, कल्चर के और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर के या कोई और भी सब्जेक्ट हैं, उन सब के टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो जल्दी ही मैं आपको संविधान की जो अगली टेस्ट जो अपनी क्विज होगी उसके साथ मिलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो अपने टेस्ट सीरीज़ है ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक आप अपना मूल्यांकन कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।